हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। आज हम लोग करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स प्रैक्टिकल्स का एक रिवीजन। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से आपके मार्क्स डिवाइडेड होते हैं कि किस पोर्शन को कितने मार्क्स मिले हुए हैं। एंड हम देखेंगे कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर भी इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने आपको कितने प्रैक्टिकल्स करा दिए हैं। तो नंबर 1 है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ इर्रेगुलर बॉडी। देखिए मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट में लिखा है, ऑब्जेक्ट काफ़ी लंबा होता है बट मैंने यहाँ काफ़ी छोटा करके लिख दिया है। आप लोगों के समझ में तो आ रहा होगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इर्रेगुलर बॉडी कौन सा प्रैक्टिकल है। मैंने आपको कराया रखा है कि एक इनर्शिया टेबल होती है, उसमें हम लोग उसमें ऑसिलेशंस कराते हैं हल्के हल्के करके, तो वो वाला है। ये इर्रेगुलर बॉडी का फाइंड करना होता है रेगुलर की हेल्प से। ठीक है, ये आपका हो चुका है। और टू डिटरमाइन द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये भी आपका कंप्लीट करा दिया है, इसका पीडीएफ भी दिया है मैंने आपको, इसमें ग्राफ बनता है। और थर्ड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाय मैक्सवेल नीडल। मैक्सवेल नीडल का एक प्रैक्टिकल था, वो भी आपको कराया था मैंने, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड की थी हमने उससे। एंड नेक्स्ट है जी बार पेंडुलम। जी बार पेंडुलम का एक प्रैक्टिकल था जिसमें एक पेंडुलम टाइप होता था, उसे हम लोग हिलाते थे और उससे ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करते थे। एंड नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो यानी सिग्मा बाय द बेंडिंग ऑफ अ बीम। तो ये 5 प्रैक्टिकल्स मैंने आपको करा रखे हैं और उनका पीडीएफ भी मैंने आपको दे रखा है हर वीडियो में, और सारी डिटेल बता रखी है कि इसमें क्या करना है, इस प्रैक्टिकल में कैसे करना है, क्या एपरेटर्स यूज़ होंगे और किस तरह से आपको लैब में करना है। तो ये सारी डिटेल मैं पहले दे चुकी हूँ। इस वीडियो में हमारा मेन जो काम है वो है क्वेश्चंस को लेके कि क्या क्वेश्चंस आते हैं किस तरह से और आपको कैसे उसका आंसर देना है वाइवा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन 5 प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन है। अगर कोई और प्रैक्टिकल आपका रह गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसे भी मैं कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड हैं और किस पोर्शन में कितने मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके देखिए 2 तरह से बनते हैं, एक तो प्रैक्टिकल की कॉपी से आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं, एक पूछ सकते हैं आपकी फिजिक्स की बुक से जो कि थ्योरी की बुक होती है उससे। तो प्रैक्टिकल कॉपी से पूछने के चांसेस आपके 99.9% होते हैं एंड थ्योरी के अगर कोई बाई चांस पूछ ले 0.1% इसके चांसेस हैं। प्रैक्टिकल कॉपी में भी 2 पोर्शन एक तरह से बन जाते हैं, पहला थ्योरी और प्रैक्टिकल। अब ये कैसे हुआ देखिए, जैसे आपका है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फर्स्ट वाला है, तो उसमें आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर पूछे तो वो क्या पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और व्हाट इज़ इनर्शिया। तो इस तरह से ये थ्योरी के क्वेश्चंस हो जाते हैं। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन जैसे कि हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में जो इनर्शिया बार होती है उसे हम किस टाइप के वाइब्रेशन कराते हैं, जो प्रैक्टिकल में हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। तो इसमें भी आपकी थ्योरी के ज़्यादा पूछे जाते हैं। और देखिए मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड हैं आपके। अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपका 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपके 15 मार्क्स यानी 15 फाइल के होंगे, आपकी जो प्रैक्टिकल की कॉपी है उसके मार्क्स होंगे। और 5 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, 5 मार्क्स आपके क्लास के इंटरेक्शन के होंगे। सो मार्क्स आपको समझ आ गए, तो चलिए अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले अगर आप इनर्शिया टेबल वाला करते हैं प्रैक्टिकल तो उसका पहला क्वेश्चन यही बनता है कि डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको यही नहीं पता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है तो आप प्रैक्टिकल कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए पहले आप इसको पढ़िए अच्छे से कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो इसका मैं आंसर आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो नोट कर लीजिए क्योंकि मैंने इसमें नहीं लिखा है, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। मैं बोल रही हूँ आप उसी से समझ लीजिए, और वैसे भी आपने पूरे साल पढ़ा ही है तो आपको वैसे भी मालूम होंगे इन सब के आंसर्स, बट फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। सो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I = mr²। यही फॉर्मूला होता है, तो इसी फॉर्मूले से आप इसकी डेफिनेशन इजीली बना सकते हैं। यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसके अबाउट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास का और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन यानी घूर्णन जो अक्ष होती है उसकी उससे दूरी है ये, ठीक है, उस मास की। तो आप ये लिख सकते हैं डेफिनेशन इजीली। सो डेफिनेशन क्या हुई, सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह ओनली इनर्शिया पूछ लिया जाए तो तब आप क्या आंसर लिखेंगे इसका।
तो देखिए इनर्शिया जो है वो फर्स्ट लॉ था न्यूटन का कि अगर कोई भी वस्तु यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तभी उसकी स्टेट चेंज होगी। तो यानी बॉडी में जो है वो अपनी स्टेट को चेंज ना करने की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको वहाँ पे पूरा ऐसे डिटेल में नहीं बताना है, आपको सिर्फ एक जर्नल से एक डेफिनेशन याद कर लेनी है जो आपको समझ में भी आए और आप जो बोल रहे हैं वो उनकी भी समझ आए। तो ठीक है, इतनी आपको क्लियर है इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने MI लिख दिया शॉर्ट में ही। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ डिफरेंट बॉडीज़, यानी अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जैसे कि एक रिंग है, रॉड है, सिलेंडर है आपका और डिस्क है। इन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये पूछ सकते हैं वाइवा में आपके। तो देखिए इसका आंसर। तो देखिए अगर आपकी रॉड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12 और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका mr²/2। तो देखिए mr²/2 यानी सिलेंडर के दो तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकता है। एक अगर सिलेंडर आपका हॉलो है और दूसरा आपका सॉलिड है। तो सॉलिड अगर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2 जो कि बराबर होगा डिस्क के। ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब बराबर होते हैं, जब वो सॉलिड हो सिलेंडर। एंड अगर हम देखें कि ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकाले गए, थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की हमने ये पास हो रही है जो है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लिखे हुए हैं। और इसके बाद अगर आपका डिस्क का हो गया और अगर आपका जो सिलेंडर है वो हॉलो है, तो हॉलो सिलेंडर के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओनली होता है mr²। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला यूज्ड। यानी अब देखिए मैंने आपको प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड करे थे तो उसमें एक मैंने हेडिंग लिखवाई थी फॉर्मूला यूज्ड, यानी जितने भी फॉर्मूला आपका यूज़ हो रहा है उस प्रैक्टिकल में तो वो आपको याद करना है। ठीक है, सारे प्रैक्टिकल्स के आपको जो भी फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं उसमें वो सारे आपको लर्न करनी है। और उसमें जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपका I आ रहा है, M आ रहा है, तो वो है क्या, I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M यानी मास। तो इस तरह से आपको ये पूरे सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसका आंसर देखिए, अब जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसका फॉर्मूला होता है I = I/COM, यानी CM यानी हम लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और MA², तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इससे ही डेफिनेशन बनती है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एन एक्सिस वो किसके सम के इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा बस, तो इससे ही आपका काम हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो वो होती है IZ = IX + IY। इसमें ये होता है कि तीनों, इसकी कंडीशन क्या है कि तीनों आपके परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो जो दो परपेंडिकुलर होते हैं उनका जो अगर सम निकालें तो वो तीसरे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। सो ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, इसकी आपको डेफिनेशन भी पढ़नी है, इसका फॉर्मूला क्या है वो भी देखना है आपको, और इसकी जो हम डिनोट करते हैं वो क्या है, कैसे डिनोट किया जाता है इससे, और इसकी यूनिट्स वगैरह भी आप देख लीजिएगा। तो पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन आप इसे नोट कर लीजिए कि द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, वो आपकी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं ईटा से। ठीक है, ईटा यानी एन की शेप का एक होता है इस तरह से, यहाँ देखिए इस टाइप से होता है ईटा, तो इससे हम इसको डिनोट किए जाते हैं। अब अगर बात करें इसके फॉर्मूले की, तो यानी हम इसको हम ये भी लिख देते हैं टेंजेंटियल स्ट्रेस अपॉन शेयर। शेयर यानी होता है थीटा और टेंजेंशियल स्ट्रेस आपकी होती है F/A और नीचे आपका थीटा, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा F/A और आपका डिवाइड में होगा थीटा। तो अब आप इसकी यूनिट अगर देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं यूनिट में। तो ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया आपका। अब देखिए व्हाट इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक अट्रैक्शन फोर्स है। किसका अट्रैक्शन फोर्स है, अर्थ का। अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स है जिससे अर्थ जो है वो बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। ठीक है, तो ग्रेविटी आपको क्लियर हो गया होगा, इट्स अट्रैक्शन फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट बॉडीज टुवर्ड सेल्फ। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड द कैपिटल G।
इसकी यूनिट क्या है, इसकी वैल्यू और डेफिनेशन। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन दोनों में इसके रिलेशन भी और इसका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो स्मॉल जी आपका क्या है, एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं जनरली ग्रेविटेशनल एक्सक्लरेशन। इसकी वैल्यू आप नोट कर लीजिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल जी, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर kg, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया कि स्मॉल जी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड कैपिटल जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सो इन दोनों की यूनिट भी हो गई, वैल्यू भी हो गई और डेफिनेशन भी यही है एक तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो। इन सबको आप बहुत डीप में पढ़ के जाइएगा, यानी यंग मॉडुलस का क्या फॉर्मूला है, कैसे इसे डिनोट किया जाता है, इसकी डेफिनेशन, यूनिट एंड जो भी इसमें दिया हो, आप यंग मॉडुलस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और मैं आपको बता दे रही हूँ यंग मॉडुलस में, देखिए यंग मॉडुलस जो आपका होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हिंदी में शायद इसे अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस, ठीक है। और अगर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका F/A। चलिए मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ इस पर। देखिए आपका जो यंग मॉडुलस है इसे इस तरह से डिनोट किया जाता है जिसे हम गामा बोलते हैं, और आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी F/A। कोई भी स्ट्रेस अगर आपका है तो उसे आप बोलेंगे F/A। एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये इसका जनरली फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें इसकी यूनिट की तो होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर अगर आप लिखें तो ये हो जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आप देखिए आपका नेक्स्ट है शायद बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस है, इसे डिनोट किससे किया जाता है, एक साइन होता है के की तरह से, बोलते हैं कप्पा। तो इसे डिनोट किया जाता है, इसमें आप लिखेंगे द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस, ठीक है। डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, मैंने बोल दी है। यहाँ मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दे रही हूँ, वही नॉर्मल स्ट्रेस F/A एंड वॉल्यूम स्ट्रेन यानी वॉल्यूम में जो स्ट्रेन हो रही है यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो बिल्कुल वाकई यही यूनिट भी इसकी यही होती है, सिमिलर हैं दोनों चीज़ें। अब नेक्स्ट है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब मैंने आपको बता दिया ईटा से डिनोट किया जाता है। और नेक्स्ट है पॉइजन रेशियो। चलिए पॉइजन रेशियो देख लेते हैं। इसे डिनोट किया जाता है सिग्मा से, और इसमें जो होती है वो हमारी होती है लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अगर आप लैटरल स्ट्रेन लिखें यानी चेंज, अगर आप डायमीटर के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो चेंज इन डायमीटर यानी डेल्टा डी अपॉन ओरिजिनल डायमीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये निगेटिव मानी जाती है क्योंकि ये दोनों चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 तो कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बीम एंड कैंटिलीवर। तो बीम का तो जनरली कोई भी पूछ सकते हैं आपसे कि बीम क्या है। आप बीम वाला अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं और बीम से अगर पूछेंगे तो फिर कैंटिलीवर भी पूछ सकते हैं। तो बीम क्या है आप नोट कर लीजिए, ये मैं आपको बोल रही हूँ, और अगर आपको याद है तो फिर कोई बात नहीं, आप आगे का देख लीजिए, ठीक है। अ बीम इज़ अ बार ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हुज लेंथ इज लार्जर एज कम्पेयर टू इट्स थिकनेस, ठीक है। एक बीम क्या होती है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होती है जिसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है उसके थिकनेस से, ठीक है। ये क्यों ऐसे ही होती है, क्योंकि उसमें शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो नेग्लिजिबल हो, इसलिए इसे ऐसा बनाया जाता है। अब बात करते हैं कैंटिलीवर क्या है। तो कैंटिलीवर भी मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ। कैंटिलीवर एक हॉरिजेंटल बीम होती है, एक हॉरिजॉन्टल बीम होती है जिसका जो एक सिरा होता है वो तो आपका फिक्स होता है, बट जो सेकंड वाला नेक्स्ट सिरा होता है वो आपका कैसा होता है, वो फिक्स नहीं होता है, उस पर कुछ चीज़ लोड डाल दिया जाता है जिससे वो आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, क्या
a horizontal beam which is fixed at one side and is loaded at another side is known as cantilever. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। ठीक है, इनमें रिलेशन फाइंड करना है, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर आप लोग खुद कीजिएगा, और अगर आपको इसका आंसर आता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन इनर्शिया टेबल। अब देखिए प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये, कि आपकी जो इनर्शिया टेबल है उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं उसका टाइप क्या होता है। तो जो वाइब्रेशन होते हैं वो कहलाते हैं टॉरिजनल वाइब्रेशन। ठीक है, टॉरिजनल वाइब्रेशन कौन से होते हैं, जो कि ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ मैक्सिवल निडल। मैक्सिवल निडल का प्रैक्टिकल आपने किया है तो उससे आपको ये रिलेट करके पूछ सकते हैं कि मैक्सिवल निडल क्या है। तो मैक्सिवल निडल एक हॉलो ट्यूब होती है, ब्रास की एक हॉलो ट्यूब होती है, जो सेंटर पर एक वायर से, जिसका जो सेंटर होता है ना वो वायर से जुड़ी होती है और स्ट्रॉन्ग बेस से लटकी होती है। देखिए इसका डायग्राम बनवाया था मैंने आपको पहले। देखिए इस तरह से होती है, एक ब्रास की ट्यूब होती है, ये यहाँ पे भी इसमें एक एंट्री के लिए होता है और अंदर से बिल्कुल हॉलो होती है। सो एक वायर के द्वारा ये ऊपर से लटकी होती है, जो उसका बेस होता है जैसे ये लटकी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसी को हम बोलते हैं हमारी मैक्सिवल निडल। ठीक है, इसमें हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाला वो करते हैं प्रैक्टिकल, तो उसके लिए है ये मैक्सिवल निडल। अब नेक्स्ट है आपका इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इनकी डेफिनेशन भी आप मतलब एक छोटी डेफिनेशन सबकी याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे देखिए ओरल है आपका, अगर वाइवा होता है ओरल तो आपसे कोई यहाँ तो लॉन्ग क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे नहीं, आपको पता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे ही छोटे छोटे डेफिनेशन ही ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि वाइवा में जनरली ऐसी डेफिनेशन ही पूछी जाती हैं। और अब देखिए आपका है इलास्टिसिटी क्या है। तो इलास्टिसिटी आप सबको पता है, द बॉडी टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। यानी जो बॉडी होती है कोई भी, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है अपनी ओरिजिनल, उसका जो शेप है, उसकी आकृति जो है उसे अपनी रीगेन करना, यानी उसे वापस लाने की जो प्रवृत्ति है, किसके रिमूवल पे, डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल पे। यानी जब हम उस पर से फोर्स हटा लेते हैं तो जब वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आती है तो उसी को हमको कहते हैं इलास्टिसिटी, जैसे स्टील में होती है। ठीक है, एंड रबड़ है। अब नेक्स्ट है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ में भी आपको मालूम है कि अगर स्ट्रेन आपकी स्मॉल है, याद रखिएगा स्ट्रेन अगर आपकी स्मॉल है तो जो स्ट्रेस होता है और आपकी स्ट्रेन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और अगर हम इसमें प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लगा दें ई, तो उस ई की वैल्यू आती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर है, इस ई को क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसमें आपका एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें आगे क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन आप सभी को आती है, बट मैं जनरली आपको बोल दे रही हूँ। तो स्ट्रेस की नोट कीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल फोर्सेस पर यूनिट एरिया ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल फोर्सेस पर यूनिट एरिया ऑफ द सेक्शन। तो जो मैग्नीट्यूड होता है इंटरनल फोर्सेस का, ठीक है, आपके जो एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है इंटरनल फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड ही आपका स्ट्रेस यानी प्रतिबल है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट इसकी वही होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है, यानी हिंदी में बोलते हैं विकृति। तो इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए, द रिलेटिव चेंज प्रोड्यूस इन अ बॉडी अंडर द सिस्टम ऑफ फोर्स और कपल इन इक्विलिब्रियम। सो अगर हम बॉडी को अगर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसमें जनरली क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप हो जाती है, जो कि किसके कारण होती है, फोर्स के कारण होती है। और स्ट्रेन की अगर हम डायमेंशन या यूनिट की बात करें तो वो नहीं होती है। और स्ट्रेन का फॉर्मूला देखें तो वो होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का न्यूटन्स का लॉ क्या था, यहाँ थोड़ी सी कटिंग हो गई है। ठीक है, तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो डेफिनेशन भी इजीली बन जाएगी इससे।
कि जो फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी मास इसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। उन दो जो मासेस हैं उनमें डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे ही ग्रेविटेशन का जो लॉ है न्यूटन का वो निकलता है। और नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये आप बहुत ही छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो आपको आता ही होगा, तो इसका आंसर बताने की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। बल्कि मैंने अभी आपको इनर्शिया जब बताया था तो वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही था। और सेकंड आपको पता ही है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है। और थर्ड वाला आपका वो था एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है किस दिशा में, विपरीत दिशा में। तो ठीक है, ये मोमेंट ये न्यूटन के लॉ है मोशन की, ये तो आपको याद ही होंगे ओनली। अब बात करते हैं कि थ्योरी से अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो वो किस टॉपिक से होंगे। ये मैंने आपको यहाँ तक ऊपर 15 क्वेश्चन बता दिए थे और ये बहुत ईजी है, आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो गए होंगे। अब आगे बात करते हैं थ्योरी से अगर पूछा तो इनर्शियल, ठीक है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, केपलर के नियम क्या है, उसमें से कोई भी एक नियम पूछ सकते हैं आपसे, या फिर सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ सकते हैं, या सिंपल हार्मोनिक मोशन ही क्या है। और नेक्स्ट है लिसाजियस फिगर्स, छोटी सी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा इसकी भी, ग्रुप एंड वेव वेलोसिटी। तो अब आप लोग कहेंगे कि आपने इतने सारे टॉपिक्स बता दिए, तो नहीं, देखिए इसके आपको डेफिनेशन कोई बहुत लॉन्ग में नहीं याद करनी है, बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। जैसे इनर्शियल की आप करें तो जिसमें न्यूटन्स के लॉ होल्ड होते हैं वो इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल जिसमें नहीं होते हैं वो नॉन इनर्शियल है। तो आपको बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशन याद करनी है कि आपके जो एग्जामिनर है उनके पास आपके लिए इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपसे डीप में सारे क्वेश्चन सुने। तो आप बहुत छोटी छोटी सी मतलब इन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ जाइएगा, जिससे आप क्वेश्चन में बताते टाइम पे थोड़ा भी हेजिटेट ना फील करें और सारे क्वेश्चंस का एकदम आसानी से उत्तर दे सकें। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।